So it is the second part of our chapter, the ruling the countryside. In the first chapter, we have already discussed that company got the right to collect the revenue. When the company got this right, it has many. The company had to face many challenges, like it has to improve the condition of the agriculture, and so it has introduced many settlements, and among them first one is the permanent settlement of 1793. So now the permanent settlements, today we discuss about the problems of this settlement. So permanent settlement basically has its problem, and the problem is that the company appointed the zamindars to improve the condition of the land, but the company found that the zamindars were not interested in improving the conditions of the land. The reason why they are not paying any attention to improve the condition of the land was that zamindars found it difficult to pay. In the permanent system, the revenue was fixed that zamindar had to pay to the company, and the revenue was so high that even the zamindars found it difficult to pay. And if any zamindar was failed to pay the revenue, he would lose his जमींदारी, and numerous बहुत सारे जो जमींदार थे were sold off at auction organized by the company. तो बहुत सारी जो जमींदारी थी वो इसी वजह से सोल्ड ऑफ हो गई, बिकॉज जो जमींदार थे वो पे नहीं कर पा रहे थे इतने हाई रिवेन्यू को. बाय द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 19th सेंचुरी, तो 19th सेंचुरी के फर्स्ट डेकेड तक, फर्स्ट 10 ईयर्स तक जो सिचुएशन थी वो चेंज हो चुकी थी. प्राइसेस जो थे मार्केट में वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे. कल्टीवेशन जो दूसरी तरफ थी वो बहुत ही स्लोली बढ़ रही थी, यानी फसलों की जो पैदावार होती थी वो बहुत ही कम उसकी ग्रोथ हो रही थी. तो दिस मीन्ट एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द ज़मींदार. तो इसकी वजह से जो इनकम थी ज़मींदार की वो तो हो रही थी, द इनकम ऑफ द ज़मींदार, बिकॉज प्राइस उनको मिल रहे थे, प्राइस बढ़ रहे थे, बट नो गेन फॉर द कंपनी. लेकिन कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था, बिकॉज कंपनी ने तो रिवेन्यू ऑलरेडी फिक्स कर रखा था और उसमें वो कोई चेंज नहीं कर सकते थे. सो इट कुडंट इंक्रीज रिवेन्यू डिमांड दैट हैड बीन फिक्स्ड परमानेंटली, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी फिक्स द रिवेन्यू परमानेंटली. तो इवन द जमींदार्स डिडंट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड. तो जमींदार को कोई इंटरेस्ट नहीं था लैंड को इम्प्रूव करने में, जबकि जमींदारों को जो अपॉइंट किया गया था वो इसी कंडीशन पर किया गया था कि वो लैंड की कंडीशन को इम्प्रूव करेंगे. सम हैड लॉस्ट देयर लैंड्स इन द अर्लियर्स. कुछ जमींदार जो थे वो उन्होंने अपनी लैंड को इस सेटलमेंट के अर्लियर्स में ही लॉस्ट कर दिया था, बिकॉज रिवेन्यू बहुत हाई था और वो उसको पे नहीं कर पाए थे. जो दूसरे थे नाउ सो द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग विदाउट द ट्रबल लैंड, क्योंकि अब जो था, जैसे हमने कहा कि जो सिचुएशन थी वो चेंज हो चुकी थी, जो प्राइसेस थे वो बढ़ चुके थे मार्केट में. तो इस वजह से अब जो बाकी बचे हुए जमींदार थे उनको एक पॉसिबिलिटी नज़र आने लगी कि वो भी विदाउट एनी ट्रबल और विदाउट एनी रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट के अर्न कर सकते हैं लैंड से. सो एज लॉन्ग एज द जमींदार कुड गिव आउट द लैंड टू टेनेंट्स गेट रेंट, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड. तो जैसे ही वो जो छोटे ज़मींदारों को जो टेनेंट्स होते हैं उनको लैंड उन्होंने दी रेंट पर, विदाउट लैंड, जो जिनकी अपनी कोई लैंड नहीं होती उनको टेनेंट्स बोलते हैं. तो जब उन्होंने ज़मीन दे दी, लैंड को दे दिया रेंट पर, तो उनको कंडीशन से ज़मीन लैंड की कोई लेना देना नहीं रहा. तो इस तरह ऑन द अदर हैंड जो दूसरी तरफ जो विलेजेस थे, जो कल्टीवेटर्स थे, वो उनके लिए, विलेजर्स के लिए ये जो कंडीशन थी वो बहुत ही ओप्रेसिव थी. द रेंट ही पे टू द ज़मींदार वाज हाई, बिकॉज जो वो ज़मींदारों को पे कर रहे थे वो रेंट काफ़ी हाई था. एंड जो दूसरी तरफ जो लैंड थी वो भी इनसिक्योर थी, क्योंकि वो लैंड उनकी अपनी नहीं थी, वो दूसरों की लैंड में जो कल्टीवेशन है वो कर रहे थे. टू पे द रेंट दे हैव टू टेकन अ लोन. समटाइम्स जो फार्मर्स होते हैं उनको रेंट को पे करने के लिए लोन भी लेना पड़ता था, और वो लोन लेते थे वो मनी लैंडर से, जो साहूकार होते थे उस टाइम में. तो जब वो रेंट को
नहीं पे कर सकते थे तो जो भी लैंड होती थी उससे उनको एविक्ट कर दिया जाता था, उससे बाहर निकाल दिया जाता था, वो लैंड को कल्टीवेट नहीं कर सकते थे। तो इस तरह की जो परमानेंट सेटलमेंट थी उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं अभी हमने वो डिस्कस की। तो नाउ वी विल डिस्कस अ न्यू सिस्टम। अब परमानेंट सिस्टम हम डिस्कस कर चुके हैं, नाउ वी विल डिस्कस द न्यू सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हुआ। तो अर्ली 19th सेंचुरी में कंपनी के ऑफिशियल्स जो थे वो कन्विंस थे कि सिस्टम ऑफ रिवेन्यू हैड टू बी चेंज, कि ये जो सिस्टम हमने अडोप्ट कर रखा है परमानेंट सिस्टम, ये चेंज किया जाना चाहिए और ये ऐसा नहीं रहना चाहिए। हाउ कुड रिवेन्यू बी फिक्स, वो उनका कहना था कि अब उनको लगने लगा था कि रिवेन्यू को कैसे फिक्स किया जा सकता है परमानेंटली, और वो भी एक इतने लंबे समय के लिए। तो कंपनी को क्या करना है, कंपनी नीड मोर मनी, कंपनी को तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चाहिए अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए और अपने ट्रेड को चलाने के लिए। तो सेटल अगर परमानेंट कर देंगे तो जो रिवेन्यू है वो इंक्रीज़ ही नहीं हो पाएगा। तो नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंसेस जो थी बंगाल प्रेसिडेंसी की, इस एरिया में मोस्टली जो है अब उत्तर प्रदेश का एरिया ये कवर करता है। जो इंग्लिश मैन हैं कार्ल होल्ट मैकेंजी डिवाइस द न्यू सिस्टम, उन्होंने एक नया सिस्टम शुरू किया। So an Englishman and administrator named Holt McCanns devised the new system which came into effect in 1822। तो 1822 में एडमिनिस्ट्रेटर थे हॉल्ट, उन्होंने एक न्यू सिस्टम अडोप्ट किया और ही फेल्ट दैट विलेज वाज एन इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन एंड इट नीड टू बी प्रिजर्व। उन्हें लगता था कि जो विलेज है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, तो उनको इंडियन सोसाइटी का, और इट हैज़ टू बी प्रोटेक्ट, और इसको जो है प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना चाहिए अंडर हिज डायरेक्शन। तो उनकी डायरेक्शन में ही जो कलेक्टर्स थे वो विलेज टू विलेज वो गए, उन्होंने लैंड को इंस्पेक्ट किया, लैंड की निरीक्षण किया, उसकी जांच की एंड मेज़र किए, फील्ड्स को रिकॉर्ड किया, जो भी उनके कस्टम्स होते थे विलेजर्स के, जो उनके रीति रिवाज थे, और राइट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, और अलग अलग ग्रुप्स के जो भी राइट्स थे उनको, उन सबको बेसिकली उन्होंने स्टडी किया। तो एस्टिमेटेड रिवेन्यू जो था फिर ईच प्लॉट का, कि इस प्लॉट से कितना रिवेन्यू कलेक्ट किया जा सकता है, उन्होंने उसको एस्टिमेट किया एंड कैलकुलेटेड टू द रिवेन्यू ऑफ ईच विलेज। तो हर विलेज का जो रिवेन्यू था अब उन्होंने उसको कैलकुलेट किया। तो विलेज को एक्चुअली में नाम दिया गया, जो नाम महाल जो है हैड टू पे। तो महाल का मीनिंग है विलेज। दिस डिमांड वाज टू बी रिवाइज पीरियोडिकली नॉट परमानेंटली। तो इस बार जो सिस्टम था रिवेन्यू का वो कैसा रखा गया, वो परमानेंट नहीं रखा गया, पीरियोडिकली रखा गया, कि हर थोड़े थोड़े ड्यूरेशन के बाद या आफ्टर सम ईयर्स इट कुड बी चेंज, इसको चेंज किया जा सकता था। कलेक्टिंग ऑफ रिवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वाज गिवन टू द विलेज हेडमैन। तो इसमें की जो मेन फीचर था इस सिस्टम का वो ये था कि अब जो कलेक्शन है वो कोई ज़िम्मेदार नहीं करेगा रिवेन्यू का, बल्कि कौन करेगा, विलेज हेडमैन करेगा, वो जो गांव का मुखिया होगा वो करेगा। और इसलिए इस सिस्टम को, क्योंकि महल यानी विलेज से रिलेटेड था ये, तो इस सिस्टम का नाम दिया गया महालवारी सेटलमेंट। क्लियर है। तो महालवारी सिस्टम और परमानेंट सिस्टम में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस इज़ दैट परमानेंट सिस्टम वाज फिक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसको वो फिक्स था बहुत साल, उसमें ये था कि इसको चेंज नहीं किया जाएगा, जो रिवेन्यू है वो फिक्स कर दिया गया था। लेकिन महावाली सिस्टम में जो हॉल्ट थे उन्होंने ये कहा था कि ये जो है ये परमानेंट नहीं है, बल्कि इसको आफ्टर सम पीरियड, आफ्टर सम ईयर्स इट कुड बी चेंज, इसको चेंज किया जाएगा। सेकंड जो डिफरेंस है वो ये है कि परमानेंट सिस्टम में जो कलेक्शन का राइट था वो ज़मींदारों के पास था, या जो ताल्लुकदार थे जो उनके पास था, बट इन महालवारी सिस्टम now the right to collect the revenue was in the hands of the हेडमैन, विलेज हेडमैन। तो अब जो है विलेज हेडमैन के पास ये राइट था कि वो रिवेन्यू को कलेक्ट करेंगे और किसको देंगे, देन पे टू द कंपनी। नेक्स्ट जो सिस्टम हम स्टडी करेंगे दैट वाज अ मुनरो सिस्टम। द मुनरो सिस्टम इन ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ, ये सिस्टम जो था बेसिकली जो ऊपर के दो सिस्टम बने के वो नॉर्थ इंडिया के थे, एंड इन द ब्रिटिश टेरिटरीज साउथ देयर वाज अ सिमिलर
मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सिस्टम। इसमें परमानेंट सिस्टम से बिल्कुल ही अलग था ये। द न्यू सिस्टम वाज दैन डिवाइस केम टू बी नोन एज द रायतवार। तो ये जो सिस्टम है इसको बोला गया रायतवार और रायतवारी सिस्टम। इट वाज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल। ये जो था सिस्टम था पहले इसको बहुत ही स्मॉल स्केल पर कॉइन किया गया, चलाया गया। दैट वाज स्केल्ड बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड इन सम ऑफ द एरियाज दैट वर टेकन ओवर बाय द कंपनी आफ्टर द वार्स विद टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान की लड़ाई के बाद जो कुछ एरिया उनके अंडर में आए ब्रिटिशर्स के, तो उन्होंने वहाँ पर इसको स्टार्ट किया रायतवारी सिस्टम को। सो सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो। तो इसको स्टार्ट किया था थॉमस मुनरो ने। और सो इस ग्रेजुअली जो धीरे धीरे था ये सिस्टम जो था ये पूरे साउथ इंडिया में एक्सटेंड हो गया। पहले इसको सम पार्ट्स में ही लॉन्च किया गया था, लेकिन फिर इसको पूरे के पूरे साउथ इंडिया में एक्सटेंड कर दिया गया। रीड एंड मुनरो, अलेक्जेंडर रीड जिन्होंने रायतवारी सिस्टम स्टार्ट किया था, एंड मुनरो जिन्होंने मुनरो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। द फेल्ट दैट साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार। तो उन्होंने ये फील किया कि साउथ में कोई भी ट्रेडिशनल जमींदार नहीं थे। सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स। तो जो भी सेटलमेंट उन्होंने कहा था अरेंज करने के लिए, तो वो सेटलमेंट जो है वो डायरेक्टली जो थी वो कल्टिवेटर से, जो रैयत होते हैं उनको कल्टिवेटर्स बोला गया, हु हैड टिल्ड द लैंड फॉर जनरेशंस। तो वहाँ पर ज़मींदार नहीं थे, तो उन्होंने क्या कहा था कि जो लैंड है डायरेक्टली टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स। एक्चुअली में जो लैंड को टिल कर रहे हैं, जो खेती कर रहे हैं, बहुत ही जनरेशन से, बहुत सारी जनरेशन हो गया जिन लोगों की खेती करते हुए, तो वही जो है डायरेक्टली उन्हीं कल्टिवेटर से रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। फील्ड हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वेड। तो इस सिस्टम में जो खेत थे, फील्ड थे, उनको बड़े ही केयरफुली और सेपरेटली सर्वे किया गया उनका। तो क्या करने से पहले, रेवेन्यू को फिक्स करने से पहले। तो मुनरो जो थे उनको लगता था कि जो ब्रिटिश हैं शुड एक्ट एज पैटर्न फादर फिगर्स प्रोटेक्टिंग द रायत अंडर देयर चेंज। उनको लगता था कि जो ब्रिटिश हैं उनको एज अ फादर डील करना चाहिए, और जो रैयत होते हैं उनके साथ, जो किसान होते हैं उनके साथ। ओके, ऑल वाज नॉट वेल। तो अब आफ्टर फ्यू ईयर्स, अब इन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आई, जो हम पढ़ रहे थे कि कुछ ईयर्स के बाद एक न्यू सिस्टम वर इम्पोज्ड। इट वाज क्लियर दैट all was not well with them, driven away with the desire to increase। क्योंकि जो ब्रिटिश थे उनकी जो डिज़ायर थी वो मोर एंड मोर अर्न करने की थी। उन वो चाहते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जो है वो, या ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो ले सकें फ्रॉम द फार्मर्स। तो उनकी जो ग्रीडीनेस थी बेसिकली, उसकी वजह से वो सेटिस्फाइड नहीं थे। तो ऑफिशियल फिक्स टू हायर रेवेन्यू, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जो रेवेन्यू था बहुत ज़्यादा हाई फिक्स कर दिया गया। जो पीजेंट्स थे वो अनेबल थे इतना हाई रेवेन्यू पे करने में। तो अपनी क्रॉप का, जो अगर उनके पास की जितनी भी क्रॉप्स होती थी उसका कुछ पार्ट जो है उन्हें रेवेन्यू में देना पड़ता था। तो रेवेन्यू इतना हाई फिक्स कर दिया जाता था, टैक्स इतना हाई लगा दिया जाता था कि जो बेचारे पुअर पीजेंट्स हैं वो उसको पे नहीं कर पाते थे। जो रेट्स थे वो फ्लैट द कंट्री साइड वो छोड़कर चले गए, जो भी उनके विलेजेस थे उनको, जो ग्रामीण इलाका था उसको। एंड तो जो विलेजेस थे जब वो गांव को छोड़कर जाने लगे, जो छोटे छोटे रैयत होते हैं, यानी जो छोटे ज़मींदार जिसको बोला जाता है, बहुत ही कम जिनके पास खेती थी, तो जो गांव थे वो बिल्कुल ही डेजर्टेड हो गए, बिल्कुल खाली हो गए। ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल हैड इमेजिन दैट न्यू सिस्टम वुड ट्रांसफॉर्म द पीजेंट। तो उन्हें क्या लगा था कि उन्होंने जो नया सिस्टम शुरू किया है, यानी जो ब्रिटिशर्स थे उनको लगा था कि हमने बहुत अच्छा सिस्टम किया, जिसकी वजह से जो पीजेंट्स हैं, जो छोटे किसान हैं, वो क्या है, उनको बहुत अच्छी क्या होगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू द रिच एंटरप्राइजिंग फार्मर। बट दिस डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द ग्रीडीनेस ऑफ द ब्रिटिशर्स। नाउ क्रॉप्स फॉर यूरोप। अब
क्या हो गया कि ब्रिटिश की जो ग्रीडीनेस थी नेचुरली वो बढ़ती जा रही थी और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते थे। तो अब उन्होंने क्या किया, क्रॉप्स फॉर यूरोप में आप क्या स्टडी करोगे कि उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए यहाँ के जो पीजेंट्स हैं, जो किसान थे, उनको बेसिकली उन्होंने एक तरह से उनको बाउंड कर दिया कि आपको यही क्रॉप्स जो है अपने खेतों में उगानी है। तो ये जो है हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ।